राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन ये हमारा हिंदी का है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है व्यंजन। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक का नाम है व्यंजन। इससे पहले 2 क्लासेस में मैं आपको स्वर कंप्लीट करा चुका हूँ। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन। व्यंजन जैसे कि मैं आपको स्वर बताया था, स्वर आपकी क्या होती है, मूल ध्वनियाँ होती है, यानी कि स्वर वह होता है जो आपको जिसको उच्चारण करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वहीं अगर व्यंजन की बात करें, व्यंजन आपकी मूल ध्वनियाँ नहीं होती, न ही ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती है। इनका निर्माण स्वरों के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात इनको बोलने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है या इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं। अगर व्यंजन की बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यह स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अगर बात करें हम व्यंजन के प्रकार की, व्यंजन के प्रकार, 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं या व्यंजन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें कौन कौन से, पहला जो भाग होगा आपका स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आपका इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होगा। इनमें स्वर उपस्थित होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा कै, खे। वही दूसरे भेद की बात करें, दूसरे प्रकार की, तो आपका दूसरा प्रकार होता है स्वर रहित व्यंजन। इनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से अर्थात इनमें स्वर अनुपस्थित होगा। अर्थात आधे वर्ण होते हैं, यह आधे वर्ण होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा आधा कै, या इस प्रकार भी से लिखते हैं नीचे अनंत लगाकर। अर्थ एक ही होता है इनका। वहीं अगर हम बात करें व्यंजन के भेद के बारे में, व्यंजन के भेद 3 या 5 होते हैं। अगर हम 3 की बात करें, 3 क्या होते हैं आपके? 3 होते हैं मुख्य भेद। वहीं अगर 5 की बात करें, ये होते हैं आपके सामान्य भेद। तो लिख लेते हैं कौन कौन से हो गए। सबसे पहले आता है आपका स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन।
दूसरा भेद आता है आपका उष्ण व्यंजन या ऊष्ममान। तीसरा आता है आपका संघर्षी व्यंजन। चौथा भेद होता है आपका संयुक्त व्यंजन। और ये होते हैं आपके पांचवा भेद उपचित व्यंजन। अगर बात करें हम यहाँ पर व्यंजन के तीन मुख्यतः भेद कौन कौन से हैं, तो पहले जो तीन भेद है यानी कि आपके ये स्पर्शी व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये आपके कहलाते हैं मुख्य भेद। और जो बचे हैं वे सब आपके होते हैं सामान्य भेद। तो आपके मुख्यतः भेद कौन से हो गए? मुख्य भेद आपके तीन होते हैं, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन, उष्ण या ऊष्मान व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ये तीन आपके मुख्य भेद होते हैं। तो इसका आंसर अगर बात करें व्यंजन की भेद का, व्यंजन के भेद का आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। यदि ऑप्शन में आंसर आपका 5 दिया हुआ है तो किसी भी कंडीशन में आपका आंसर मैक्सिमम ही होगा, यानी कि 5 आपको ही आंसर देना है। लेकिन अगर उन्होंने वहां पर भाषा का खेल कर दिया आपके प्रश्न में, यानी कि वो पूछेगा व्यंजन के मुख्य भेद कौन से होते हैं, तो अगर 5 भी है तो वहां पर 5 आंसर नहीं देना, आपको 3 ही आंसर देना है। यदि उसने दे दिया आपके सामान्य भेद कितने होते हैं, तो वहां आपका 5, और यह कुछ भी नहीं दिया है और ऑप्शन में 5 भी है तो आंसर आपका 5 ही होगा। अन्यथा सभी कंडीशन में आपका आंसर 3 ही होगा। तो अगर हम बात करें आपके मुख्य भेद 3 होते हैं, लेकिन 3 मुख्य भेद होते हैं, तो फिर ये 2 कहां पर गए? अगर हम मुख्य भेद की बात करें, ये जो आपका उचित व्यंजन होता है ये चला जाता है आपका स्पर्शी व्यंजन में, यानी कि जब मुख्य भेद हम 3 ले रहे हैं तो ये इसके अंतर्गत चला जाता है स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन के। और संयुक्त व्यंजन को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि संयुक्त व्यंजन वह होता है जो 2 व्यंजन के मिलन से ही बना है, अर्थात इसको हम इसमें भेद नहीं मानते। लेकिन अगर वहां मुख्य भेद नहीं दिया है तो ये 5 ही आपके सामान्य भेद हो गए। तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन को पढ़ना, और इसे पूर्ण रूप से हम फिनिश करेंगे। एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पर, फिर आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपका प्रकार और भेद, क्या डिफरेंस होता है प्रकार व भेद में? अगर हम प्रकार की बात करें तो ये कहलाती है किसी भी शब्द की बनावट, यानी कि टाइप, किस प्रकार से उसे डिनोट किया जा सकता है, इतना आप समझते होंगे। तो जब भी प्रकार होगा केवल उस शब्द के बारे में बात करेंगे, रचना के बारे में। लेकिन भेद होता है उस शब्द को या उसके अध्ययन को हम कितने उपखंडों में बांटकर पढ़ सकते हैं, या कितने भागों में हम उसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, केवल भाषा का अंतर होता है, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर नहीं समझ पाते प्रकार और भेद का अंतर। प्रकार जो होता है केवल उसकी आकृति या बनावट को विभाजित करता है, केवल उसमें शब्द को विभाजित करके कितनी प्रकार से हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, बनावट के आधार पर ही कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, आधा क्या लिखा, तो कितने प्रकार से। लेकिन अगर भेद की बात करेगा उसके उपखंडों में, जैसे आपने संविधान पढ़ा होगा, संविधान में सब सेक्शन दिए जाते हैं, इसी प्रकार इसके भेद के ये सब सेक्शन होते हैं, यानी कि व्यंजन के ही सब सेक्शन होते हैं आपके भेद। तो समझ गए हो गया। अब आगे चलते हैं, आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ते हैं यहाँ पर आपका स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। अगर बात करें स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन क्या होता है, व्यंजन को वर्ग में बांटकर अध्ययन करना, व्यंजन का वर्गों में
बांटकर अध्ययन करना। अगर बात करें हम व्यंजन को वर्गों में, किस प्रकार इसे विभाजित किया जाता है, इसे दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक होता है आपके स्तंभ और दूसरा होता है आपका कॉलम। स्तंभ व पंक्ति। अगर हम स्तंभ की बात करें, स्तंभ होती है आपकी खड़ी लाइन, पंक्ति आपकी होती है बड़ी लाइन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर स्तंभ में कितने होते हैं, स्तंभ में भी 5 वर्ण होते हैं और पंक्ति में भी आपके 5 वर्ण आते हैं। अर्थात अगर इनकी संख्या की बात करेगा यहाँ से निकलती है, और 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं हम इसका। कितने वर्गों में बांटकर? 5 वर्गों में बांटकर अध्ययन। तो यहां से इनकी संख्या हो जाएगी 25 वर्ण। लेकिन अगर यार संख्या के बारे में भी ऑप्शन पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हिंदी के मैक्सिमम आंसर आपके ऑप्शन पर ही डिपेंड करेंगे, तो ऑप्शन का बहुत ज्यादा महत्व आपके एग्जाम में रहने वाला है। अगर बात करें हम यहाँ पर, अगर वह देगा आपके स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजनों की संख्या और उन्हें ऑप्शन में 25 दिया ही नहीं है, तो आप आंसर किसे लेंगे? तो वहां पर आपका आंसर लेना होगा 27। और यदि ऑप्शन में 27 नहीं दिया हुआ है तो आपका आंसर होगा 25, या अगर दोनों सम्मिलित है तो आपका आंसर उसमें जाएगा 27 ही। और क्यों जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं इसमें 2 उचित वर्ण भी शामिल होते हैं। 2 उचित वर्ण अगर हम इसमें और जोड़ दें तो इनकी संख्या हो जाती है यहाँ पर 27 वर्ण। तो आपका राइट आंसर हमेशा 27 वर्ण ही होगा। और कौन कौन से होते हैं उचित वर्ण? एक तो होता है डै के नीचे डैश लगा होगा और दूसरा ढह के नीचे ये बिंदी लगी होगी। अगर पहले यहाँ पर उचित व्यंजन ही समझ लेते हैं। उचित व्यंजन क्या होता है? अगर हम उचित व्यंजन के अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है फेंकना, अर्थात इनका क्या होगा? झटके के साथ उच्चारण होगा। झटके के साथ उच्चारण। वहीं दूसरी कंडीशन क्या होती है? ये कभी भी किसी शब्द के शुरू में प्रयोग नहीं किए जाते। अर्थात इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। यदि ये शब्द के शुरू में प्रयोग नहीं करते तो इनका प्रयोग कहां पर होगा? इनका प्रयोग शब्द के बीच में या अंत में। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा सड़क, जैसे हमने लिखा डंडा। तो इस प्रकार जैसे हमने सड़क में प्रयोग करा तो बीच में हो रहा है और डंडे में अंत में हो रहा है। तो उचित व्यंजन का अर्थ होता है आपका फेंकना या उछालना, अर्थात जिनका उच्चारण हम झटके के साथ करते हैं। जैसे हमने कहा डंडा, तो हमने एकदम झटके के साथ उच्चारण लिया। तो ना तो ये शब्द के शुरू में प्रयोग होगा, प्रयोग कहां पर करेंगे? तो इसका जब शब्द के शुरू में प्रयोग नहीं कर रहे, इनका प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या अंत में किया जाएगा। तो यहाँ पर एक वेद आपका यहाँ पर हो गया समाप्त उचित व्यंजन का। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। हमने इनकी संख्या लिखवाई है 27, जिनमें से 2 मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अब वर्ण कौन कौन से सम्मिलित होते हैं में वर्ण की अगर बात करेगा, क से लेकर मैं तक।
वर्ण सम्मिलित होते हैं, उच्चारण के आधार पर इनका एक निश्चित क्रम होता है। उच्चारण के आधार पर इनका एक निश्चित क्रम होगा। तो एक बार देख लेते हैं ये कौन कौन से होते हैं, सारणी बना लेते हैं यहाँ पर। पहला जो होता है आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ख वर्ग की बात करें, ख वर्ग में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? क, ख, ग, घ। च में होते हैं आपके च, छ, ज, झ, ञ। ट में होते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में होते हैं आपके त, थ, द, ध, न। ट वर्ग में होते हैं आपके प, फ, ब, भ, म। ये सम्मिलित इसमें होते हैं। और ये सब आपके आधे वर्ण है, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन का शुद्ध रूप पढ़ रहे हैं, तो शुद्ध रूप के लिए इनके नीचे इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो इनका अर्थ केवल आधा व्यंजन ही यहाँ से निकलेगा, आधे वर्ण के रूप में हम इन्हें देखेंगे। तो ये आपकी सारणी होगी क से लेकर न तक, ये वर्ण इसमें सम्मिलित होते हैं। इन वर्गों को संयुक्त रूप से हम कहते हैं स्पर्शीय व्यंजन। और स्पर्शीय व्यंजन में हमने वर्गों को 5 रूप से विभाजित किया, जिसे हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के रूप में जानते हैं। वहीं अगर बात करें, अब इस सारणी को भी कुछ अलग अलग रूप में विभाजित किया गया है, वही हमें समझना है। यानी कि ये तो इनका मुख्य रूप हो गया, लेकिन इस सारणी के द्वारा ही हम इसे अन्य छोटे छोटे रूप में विभाजित करेंगे, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे यहाँ से पूछेगा कर्कश वर्ण किन्हें कहते हैं या कठोर वर्ण किन्हें कहते हैं, इस पर संघर्षी वर्ण कौन से होगा, कौन सा आपका अल्पप्राण होगा, महाप्राण होगा, या कौन आपका संघर्षी होता है या सघोष होता है। तो इस प्रकार से अब आगे देखते हैं, नोट करने होगा आपने, दिख रहा है ना तक? चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, इधर को हटा देते हैं यहाँ से। जैसे इस सारणी के अनुसार सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ये जो 5वां वर्ग होता है इसे क्या कहते हैं? 5वें वर्ग को इसे कहते हैं नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण या अनुनासिक वर्ण, या पंचाणुअक्षर, ये इसके नाम होते हैं। नासिक या अनुनासिक या पंचाणुअक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर, 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर बने हैं। वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको जब उनका उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर लिखे 2 उच्चारण स्थान से उच्चारण होता है। नाक प्लस मुंह, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो अब देख लेते हैं इस सारणी में कौन कौन से वर्ण विभाजित होते हैं। पहले इस सारणी को हम विभाजित करते हैं अल्पप्राण में। अल्पप्राण किन्हें कहते हैं? अल्पप्राण वे वर्ण जिनका उच्चारण में कम वायु बाहर निकलती है, उच्चारण में कम वायु बाहर निकलेगी, उच्चारण में जब कम वायु बाहर निकलेगी तो इसका अर्थ है उच्चारण में कम समय लगेगा।
अर्थात कौन कौन से वर्ण होते हैं? सारणी का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। अर्थात इस प्रकार भी कह सकते हैं, सारणी का विषम क्रम पर आने वाले वर्ण। सारणी में विषम क्रम पर आने वाले वर्ण। कौन कौन से? पहले इनकी अगर संख्या पूछेगा, संख्या, क्योंकि एक में हमने 3 लिखा है, जैसे विषम क्रम पर आपका पहला आ जाएगा, ये आपका दूसरा होगा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो इस प्रकार 1, 3, 5 क्रम पर आने वाले वर्ण। तो इनकी संख्या हो जाएगी, एक पंक्ति में 3 है और स्तंभ टोटल 5 है, अर्थात इनकी संख्या आपकी हो जाएगी 15 वर्ण। दूसरे से विभाजित करते हैं महाप्राण में। महाप्राण कौन से वर्ण होते हैं? उच्चारण में ज्यादा वायु बाहर निकलेगी, अर्थात उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, सारणी में समक्रम पर आने वाले वर्ण। अर्थात सारणी का दूसरा व चौथा वर्ण। अगर इनकी संख्या पूछेगा, इनकी संख्या हो जाएगी आपकी 10। एक पंक्ति में 2 है, टोटल स्तंभ 5, तो संख्या हो जाएगी आपकी 10 वर्ण। अब बात करते हैं हम घोष या सघोष वर्ण। घोष या सघोष। घोष या सघोष वर्ण किन्हें कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कंपन के साथ बाहर निकलेगी। वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु कंपन के साथ बाहर निकलेगी। उच्चारण में कंपन होगा, अर्थात उच्चारण में कंपन। और कौन कौन से वर्ण हो गए? ये वर्ण होते हैं आपका सारणी का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। संख्या पूछेगा इनकी, घोष वर्ण की, इनकी संख्या आपकी हो जाएगी 15 वर्ण। दूसरा विभाजन इसमें करते हैं हम गूंज के आधार पर, ये होता है आपका अघोष वर्ण। अघोष वर्ण वे होते हैं इनके उच्चारण में कंपन नहीं होगा, इनके उच्चारण में गूंज नहीं होती,
अर्थात कंपन नहीं होगा। अगर इनकी संख्या की बात करेगा, संख्या से पहले वर्ण देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ण इसमें सम्मिलित हो गए। सारणी का पहला व दूसरा वर्ण, सारणी का पहला व दूसरा वर्ण, पहला व दूसरा वर्ण। अगर बात करेगा इनकी संख्या की, तो इनकी संख्या हो जाएगी आपकी, यानी कि पहला व दूसरा 2 है इंटू 5, इनकी संख्या हो जाएगी 10 वर्ण। दो प्रकार से हम इस सारणी को डिवाइड करते हैं, एक तो अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर, दूसरा हम करते हैं सघोष व अघोष वर्ण के आधार पर। अगर बात करें हम अल्पप्राण, अल्पप्राण वह होता है जिनके उच्चारण में थोड़ी वायु बाहर निकलती है, यानी कि हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा होता है आपका महाप्राण, महाप्राण को बोलने में ज्यादा मेहनत या ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा वायु हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, या इस प्रकार भी समझ सकते हैं हमारे शरीर की एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी। दूसरा, इसका जो विभाजन किया जाता है वो गूंज के आधार पर किया जाता है। गूंज के आधार पर किस प्रकार करेंगे, यानी कि जिन वर्णों में गूंज उत्पन्न होगी या कंपन उत्पन्न होगा उन्हें कहते हैं हम सघोष यानी कि घोष, इनमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। लेकिन जिनमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा, न ही उनमें गूंज उत्पन्न होगा, तो उन्हें कहते हैं हम अघोष वर्ण। तो इस प्रकार दो रूप में इसे विभाजित किया गया है सारणी को, घोष वर्ण के आधार पर यानी कि गूंज के आधार पर, एक आपकी एनर्जी के आधार पर। इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं। पहला विभाजन एनर्जी के आधार पर कि इसमें ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है, किसी बोलने में कम एनर्जी वेस्ट हो रही है, और दूसरा विभाजन इस सारणी का किया गया है आपका गूंज यानी कि कंपन के आधार पर। तो ठीक है, आपने ये पूरा हो गया। अब इसमें छोटा सा पॉइंट रह गया, बस इसे नोट करिए तब तक। से हटा देते हैं। अब समझना है सारणी में हमें, जैसे हमने बात की कर्कश वर्ण किन्हें कहा जाता है, कर्कश या कठोर वर्ण। कर्कश या कठोर वर्ण ये होते हैं आपके 4, यानी कि ट ठ ड ढ, ये वर्ण आपके कर्कश या कठोर वर्ण कहलाते हैं। ट ठ ड ढ, ये वर्ण इन्हें कहा जाता है आपका कठोर वर्ण। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण करने से सर में दर्द उत्पन्न होगा, उच्चारण करने से सर में दर्द होगा। दूसरा, इन्हें कहा जाता है ढोल की ध्वनि वाले शब्द, ढोल की ध्वनि वाले शब्द। दूसरा, इसमें एक शब्द और पूछा जाता है, वो होता है स्पर्श संघर्षी शब्द, स्पर्श संघर्षी शब्द। स्पर्श संघर्षी शब्द कौन से हो गए, स्पर्श संघर्षी शब्द होते हैं आपके च छ ज झ, च छ ज झ, ये 4 वर्ण आपके स्पर्श संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। यानी कि जो आपके स्पर्श भी कर रहे हैं, यानी कि वर्गीय व्यंजन में भी है, और संघर्ष यानी कि संघर्ष के साथ उत्पन्न भी हो रहे हैं, इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। एक बार सारणी को एक बार और देख लेते हैं। जैसे सारणी में मैंने बताया है आपको 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये कहलाते हैं आपके अल्पप्राण, और दूसरा और चौथा ये कहलाते हैं आपके महाप्राण। वहीं अगर गूंज के आधार पर इनका विभाजन करेंगे तो अंतिम की 3 पंक्तियां ये कहलाती है आपकी घोष वर्ण यानी कि सघोष, और पहले 2 कहलाते हैं आपके अघोष। तो इस प्रकार ये पहला भेद हमने कंप्लीट कर लिया, पहले 2 भेद हमने कंप्लीट कर दिया, हमने उचित व्यंजन भी कंप्लीट कर दिया, वर्गीय और स्पर्शीय व्यंजन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो ठीक है, कल की फिर आगे बढ़ते हैं, कल इसका एक भेद और समाप्त करेंगे, फिर इस टॉपिक को जल्दी से हम समाप्त करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।